नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ बातें करेंगे बिल्कुल खुलकर। आज तो ये वोटिंग हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, झारखंड में पूरी हो गई, उपचुनाव के लिए भी हो गई, मतलब यूपी की 9 सीटें भी हो गई। तो अब आप भी इंतजार कर रहे होंगे भाई क्या होगा। देखिए, असली तो 23 तारीख को पता चलेगा। हो सकता है आप अभी थोड़ा एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं। बड़े भोले हैं आप भी। हमने छोड़ दिया। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र पराशर जी मेरे साथ ही हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत देवेंद्र। और विजय लक्ष्मी जी हमारी सहयोगी आई हैं आज। वीरू जी, बहुत स्वागत आपका भी। तो सर, एग्जिट पोल तो जो आएगा सो आएगा। हमने कहा नहीं, एग्जिट क्या होता है, एग्जैक्ट पोल बताएं लोगों को। तो मेरे सामने बैठा है एग्जैक्ट पोल। अरे भाई क्यों फंसा रहे हैं? तो भूल जाइए सब, एग्जिट पोल भूल जाइए। आप ये एग्जैक्ट पोल देखिए, अभी आपको सब पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है। 40 साल, 20 साल, 15-20 साल, जोड़ लीजिए कितना हो गया भाई। 75-80 साल का अनुभव आपके सामने बैठा हुआ है। 2-4-5 मेरे भी जोड़ लीजिए। और तीनों को चलाने वाले। हाँ। तो सर देखिए, बात करनी है महाराष्ट्र की पहले, उसके बाद झारखंड और उसके बाद उपचुनाव यूपी का। खासतौर पर बहुत बवाल हुआ क्योंकि आज यूपी में। तो ये बताना है आपको, अपना अंदाजा अभी क्या कह रहा है। मोटा मोटा मैं आपको एक वोटिंग परसेंटेज बता देता हूं, उससे एक थोड़ा सा ट्रेंड पता चलता है। अभी पूरे अंदाज डेटा तो अभी आएगा, शाम 5 बजे तक का डेटा हमारे पास आ चुका है। क्योंकि जब वोटिंग पूरी हो जाती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है एग्जैक्ट डेटा आने में। 2019 महाराष्ट्र का 61.44% था। 5 बजे तक आज 58.22% हो चुका है। मतलब बिल्कुल सेफ है कहना कि पिछली बार से वोटिंग ऊपर जा रही है महाराष्ट्र में। झारखंड में तो कमाल ही है, पिछली बार था 65.38 और 5 बजे तक हो चुका है 67.59। ऑलरेडी 5 बजे ज्यादा वोटिंग हो चुकी है 2019 से। तो ये तो कोई 70 के ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों जगह वोटिंग जबरदस्त हुई है सर। महाराष्ट्र में भी वोटिंग पिछली बार से बढ़ रही है। तो पहले तो इसी का आप बता दें, कोई ट्रेंड पता चलता है? नहीं, देखिए, पिछले 15-20 साल से जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कोई इशारा नहीं करता। चलो ठीक है, वो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। तो वोट परसेंटेज बढ़ गया। पहले जो हम लोग बड़ा सरल सा निकालते थे, वोट परसेंटेज बढ़ गया, इसका मतलब सरकार बदलने के लिए वोट है। कम हो गया, ये मतलब सरकार बनी रहेगी उसके लिए वोट है। अब ये पता नहीं चलता। ये जो प्रो इनकम्बेंसी का नया ट्रेंड चला है, उसने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया। तो उससे तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जिस बात से अंदाज़ा लगा, तुलना हम कर सकते हैं लोकसभा चुनाव भी। हालांकि विधानसभा लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दे ज़्यादा काम करते हैं, इश्यूज़ अलग हो जाते हैं। और वहाँ देश की सरकार बननी होती है, यहाँ एक राज्य की सरकार बननी होती है। राज्य से दूसरे राज्य में मुद्दे अलग हो जाते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग हो जाता है। लेकिन आप स्ट्रेटजी के तौर पर दोनों पक्षों को देखिए। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, वो है। लोकसभा चुनाव से अगर आप तुलना कीजिए तो उनका कैंपेन बहुत फोकस्ड था। आरक्षण, संविधान, ये 2 चीजों पर पूरी ताकत उन्होंने लगाई और इस बात को नीचे तक ले गए। बीजेपी इसका चुनाव खत्म होते होते कोशिश की जवाब देने की, पूरा जवाब दे नहीं पाई और नतीजा आपके सामने है। इन चुनाव में, इन दोनों राज्यों में आप देखेंगे कि बीजेपी का कैंपेन, एनडीए का कैंपेन बड़ा फोकस्ड है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे की वजह से वोट कितना बीजेपी को मिलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये नारा नीचे तक चला गया। इसकी बहुत बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है। अब वो वोट हमारा वोट करने का तरीका है या सोच है, उसको कितना प्रभावित करता है ये देखना है। ये चुनाव केवल इस बात के लिए नहीं है कि किस गठबंधन की या किस पार्टी की सरकार बनेगी। इस बात के लिए भी है कि नैरेटिव के स्तर पर क्या आप चुनाव बदल सकते हैं, जीत सकते हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें तो दोनों राज्य बीजेपी को हार जाना चाहिए, एनडीए को। लेकिन जो जमीन से अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी बहुत पीछे जैसे लोकसभा में थी। तो उसने पहले जो शुरुआती खबरें आई कि कैचअप किया है। अब दोनों तरह के हैं, जिस तरह से आप देखना चाहें। कुछ लोग कह रहे हैं एनडीए आगे निकल गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बड़े कांटे की टक्कर है, मुकाबला बहुत नज़दीकी होगा। मुझे लगता है कि मुकाबला नज़दीकी तो नहीं होगा, वन साइडेड होगा। जिस भी गठबंधन के पक्ष में जाएगा नतीजा, या महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के लिए कह रहे हैं। ओके। और
गठबंधन को, चूंकि दोनों गठबंधन लड़ रहे हैं दोनों जगह, तो बहुमत किसी एक गठबंधन को निश्चित रूप से मिलेगा। हंग असेंबली नहीं होने वाली है कि किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला और उसके बाद तोड़फोड़ हो रही है या नए गठजोड़ बन रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं। इस तरह का मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगा। कुछ अनुमान मेरे पास है, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले एक बार देवेंद्र भी बता देंगे क्या चल रहा है अंदर पार्टियों के इस वक्त। इसमें 2-3 चीज़ें सर। अब महाराष्ट्र पे सबसे पहले अगर बात कर लें तो कि महाराष्ट्र में पहली चीज़ ये कि परसेप्शन के बारे में क्या है, मतलब आमतौर पे लोगों जो वोकल परसेप्शन बनता है, लोगों से बात करें उस पर क्या मिलता है। दूसरी चीज़ इलेक्शन को समझना हो तो ये समझ में आता है कि इलेक्शन मशीनरी जो है पार्टियों की वो किसकी ज़्यादा इफेक्टिव है। तीसरा चीज़ होता है कि एक्चुअली वोटर्स ने वोट किया किसको, तो उसको तीसरी चीज़ तो नहीं पता चलती है। पहले दो की बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो वोकल लोग हैं वो आपको ज़्यादा कहते हुए मिलेंगे महाविकास आघाड़ी को। अच्छा, इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो आपको कहते हुए मिलेंगे, वो कहते हुए नहीं मिलेंगे, वो है महायुति का। अब उस हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से अगर महाराष्ट्र को समझें, मुंबई, ठाणे, कोंकण, इसमें जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि महायुति आगे है। ठीक है। दूसरा जो पॉकेट है मराठावाड़ा और विदर्भ, वहाँ पर महाविकास आघाड़ी आगे है। अब 2-3 चीज़ों पे ये निर्भर करेगा एक्चुअल रिजल्ट। जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग 76 सीटों पे सीधे मुकाबला है, उसमें बीजेपी कितना लीड लेती है। दूसरी तरफ शरद पवार और अजीत पवार, वो लगभग 32-34 सीट पे उनका आमने सामने है, और इसी तरह के कुछ और फिगर्स है जिसमें दोनों सेना सेनाओं का आमने सामने। उन दोनों 48 में है वो, 48। हाँ, उन दोनों में शरद पवार काफ़ी आगे नजर आ रहे हैं अजीत पवार की तुलना में। शिंदे अब कितना आगे जा रहे हैं वो देखने वाली बात होगी, और ये लगभग समझ में आ रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी की ये पूरी कोशिश है इस बार के इलेक्शन में कि लगभग 2.5 से 3% अपने वोट बढ़ा लें, और सिर्फ अपने नहीं बल्कि सहयोगियों के लिए भी वो लोग लगा है। उसके लिए जो मास्टर कार्ड जिसको आप कह सकते हैं, एक मंत्र, हर विधानसभा के हिसाब से जो स्ट्रेटजी तैयार की गई थी उसमें ऐसा माना गया है कि चाहे दिव्यांग हों या 80 साल से ज़्यादा की उम्र के व्यक्ति हों, ये संख्या लगभग 3 से 4 हज़ार की हर विधानसभा में, ये वैसे लोग हैं जो कि आमतौर पर वोट देने नहीं जाते थे। इस बार बीजेपी ने संघ के कार्यकर्ताओं को, एक एक वोटर को, ऐसे वोटर को मार्क करके उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी थी, और सिर्फ अपने दल के लिए नहीं बल्कि सहयोगियों के लिए भी, कि आपको इन वोटर्स को घर से निकाल के फिर वहाँ पे बूथ तक लेके जाना है। ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि जिस वोटर को भी आप घर तक गए, घर से लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में आप इतना ब्रेन वॉश कर ही चुके रहेंगे कि वोट आपको दे दे। और अगर ऐसा हुआ तो जो 2-2.5% का बीजेपी सोच रही है, वहाँ पे उसको एक एज मिलेगा। दूसरा जो पूरी निर्भरता है वो लाड़की योजना, लड़की बहन योजना वाली। वो अगर 2 से 2.5 करोड़ को आपने सीधे सीधे अकाउंट में पैसे दिए, 7,500 रुपये आया अभी बैंक अकाउंट में। अब वो वोट में कन्वर्ट ना हो ऐसा आमतौर पे होता नहीं। ठीक है। और पहले हम लोग बात कर ही चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के अगर रेफरेंस पॉइंट को अगर आप बनाएंगे, तो जैसे 6 लोकसभा सीट में बीजेपी हारी, उस 6 लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 की 6 हारी, मान लीजिए 36 विधानसभा सीटें आती थी, उस 36 में से 30 पे बीजेपी का कैंडिडेट जीता था और 6 में हारा था। लेकिन उस 6 में हारने का मार्जिन इतना बड़ा था जिसको वोट जिहाद का टर्म दिया गया, उसके चलते हुआ वो कोर्स करेक्शन भी इसमें हुआ है। कि मतलब वैसी स्थिति तो नहीं होने वाली लोकसभा वाली, क्लियर बात है। और एक और नई चीज इसमें यह दिखी है कि जैसे दलितों को लेके लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव था, जो हिंदू दलित थे वो तो थे नरेंद्र मोदी के साथ, जो बौद्ध दलित थे उन्होंने वो संविधान खत्म कर देंगे उस नैरेटिव पर वो गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद एक कोर्स करेक्शन ये किया गया कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उनके लगातार आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में दौरे हो रहे थे। नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति महाराष्ट्र में क्या करेगा, वो बौद्ध है, वो बौद्ध हैं, दलित हैं, और वहाँ जाके जो बात वो कहते थे वो सिर्फ 2 चीज़ कहते थे। पहली बात ये कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश का कानून मंत्री किसी बौद्ध को बनाया था, मैं कानून मंत्री था। तो आप सोचो कि अगर बाबा साहब के आदर्शों पे कोई चल रहा है तो कौन चल रहा है, नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर एक बौद्ध, वो खुद के बारे में बौद्ध बैठे हुए हैं, अन्यथा सिर्फ मुस्लिम को बैठाया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, बौद्ध बैठे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर या मुस्लिम बैठे? इन 2 तर्कों के सहारे बहुत रीच आउट किया गया है बौद्ध दलित के बीच, और शायद उसका असर भी देखने को मिला है कि पिछली बार मराठा और दलित दोनों एक साथ वोट कर रहे थे, इस बार ऐसा नहीं है।
अब ये तो नारा ही बदल, मतलब नैरेटिव बदल दिया ना लोकसभा से बिल्कुल। अब तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आपका मतलब, मैं बीजेपी का अंदर खाने का असेसमेंट जानना चाह रहा हूं, क्या है, लग रहा है चुनाव निकाल लेंगे, मान रहे हैं वो? एकदम से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और अपने फिगर्स को लेकर वो मान के चल रहे हैं कि अराउंड 100 होगा, 100 से आगे बढ़ेगा। बहुत आदर्श स्थिति होगी, जैसे लाड़की योजना वगैरह वो सब बहुत काम कर गई, तो 5% अगर वोट में इजाफा हो गया तो 110-12 भी जा सकते हैं। 2-2.5% हुआ तो 100 तक जा सकते हैं। 100 तक जाएंगे तो अपना सीएम होगा। 90 तक अगर आ गया तब भी बीजेपी की सरकार होगी, तब लेकिन सीएम। लेकिन 90 प्लस मान रही बीजेपी अपना 100 के आसपास मान रहे हैं। 100 के आसपास हाँ, बहुत वो जो डाटा है ना कि बहुत स्क्रूटनी करने के बाद भी वो मान रहे हैं कि 100 के आसपास। 100 अपने तो 30-30 भी मान लीजिए, 25-25 भी मान लीजिए, दूसरों मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार, अजीत पवार उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। अजीत पवार को लेकर थोड़ा सा सशंकित है भाई। 145 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए आपको, और अगर बीजेपी जो देवेंद्र बता रहे हैं उसको कॉन्फिडेंट है कि हम 100 के आसपास रहेंगे, तो फिर तो कोई इसमें शक रह नहीं जाता कि अगर उनके अपने आंकलन के मुताबिक कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस का या महाविकास आघाड़ी का विजय बता देंगे एक बार। देखिए, कांग्रेस 102 पे लड़ी है, अब 60 से 65 सीटें वो मानते हैं कि 50% का उनका स्ट्राइक रेट रहेगा अपना खुद का। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि संविधान वाला इशू अभी भी चल रहा है, उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी वाला फैक्टर है, और महाविकास आघाड़ी को एज है। उनको लगता है कैंपेनिंग में कटोगे बटोगे से अगर उधर पोलराइजेशन हुआ है तो इधर भी पोलराइजेशन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है उधर, लेकिन जिस तरह से अगर चीज़ें आप देखें, लोकसभा से कंपैरिजन करें और तमाम चीज़ें देखें, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्वर्ट वहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिखता है जितना ऊपर से दिखाने की कोशिश की जाती है। ऑलराइट, तो ये एक दोनों पार्टियों के अंदर का एक आपको असेसमेंट मिला। मैं आप कहेंगे, मैंने कहा कि पोल पर तो अब हरियाणा के बाद से सबका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि भाई डायरेक्शन भी गलत हो गई थी। लोकसभा में भी पोल गलत हुए, 400 कह रहा था, कोई 350 कह रहा था, नहीं आया बीजेपी का। लेकिन इतना तो था कि एक डायरेक्शन सब पोल बता रहे थे कि भाई बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में तो वो भी नहीं था। फिर भी अनुमान तो सब लगा रहे हैं, जैसे आपने अपना अनुमान बताया। 2 सट्टा बाजार की फिगर मैं आपको दे रहा हूं। अब ये भी गलत हुए होंगे कभी। मुंबई सट्टा बाजार कह रहा है सर महायुति 164 और बीजेपी इसमें 92 है उनके हिसाब से। और फलौदी का सट्टा बाजार जोधपुर का जो चलता है, राजस्थान का, बड़ा मशहूर है, ये महायुति को कह रहा है 144 से 152, मतलब दोनों 145 प्लस के फिगर पर हैं। और अभी 5 बजे के हमारे प्रोग्राम में एक आए हुए थे, एक एनालिस्ट आए हुए थे, उनका भी ये मानना था, अविनाश धर्म अधिकारी जी का, कि 155 से 160 महायुति जो है वो जा सकती है। मतलब ऐसा कहने वाले कई सोर्सेज मिल रहे हैं। सट्टा बाजार तो हरियाणा में ये भी गलत हुआ था। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। दोनों सट्टा बाजार गलत हुए थे। लेकिन हरियाणा में क्या हो रहा है जमीन पर, बहुत कम लोगों को अंदाजा लग रहा है जिस तरह से संघ जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में सॉरी, वो एक संगठन, पंथ है, संगठन नहीं पंथ है, वारकरी, जो भगवान विट्ठल को मानते हैं। ये बना था 13वीं शताब्दी में। उस समय जो है, जब शिवाजी के आने से पहले हिंदुओं को संगठित करने के लिए ये बना था। भगवान विट्ठल मानते हैं, पंढरपुर में, तो वारकरी मतलब वारी और कारी, 2 शब्द हैं मराठी के, उनसे बना है। वारी मतलब तीर्थ यात्रा या परिक्रमा करने वाला, कारी मतलब जो उसको पूर्ण करता है, तो उससे बना है। और उनका अपना संगठन बहुत विस्तृत है। उनकी छोटी छोटी सभाएं संघ आयोजित करा रहा है। ये महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी या संघ की ओर से इस तरह की कोशिश हो रही है। तो ये मैं चुनाव, अब जो पहले बात कह रहा था कि केवल सरकार बनने या न बनने या कितने विधायक आए ना आए उसका नहीं है। बीजेपी और संघ परिवार के लिए यह है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो हम कितना नीचे तक ले जा सकते हैं और उसको वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। लोग मानते हैं एक होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, एकता अच्छी है, हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन उसके आधार पर वोट भी देने को तैयार हैं क्या, इसकी परीक्षा इस चुनाव में होगी। इससे आगे तो नैरेटिव आप बिल्ड कर नहीं सकते थे, इससे आगे जा नहीं सकते थे। हाँ। मतलब कम से कम डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, वैसे जाना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा जाने की आपको जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपका पक्ष कमजोर है। तो ताकत आपकी इसी में है कि आप लोगों को, जिनको आप मान रहे हैं कि वो जागृत नहीं है या जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि खतरा कितना है, कितना बड़ा है और कैसा है, उनको आप आगाह कर रहे हैं।
कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सो ये इसका टेस्ट है, आपने इसका टेस्ट है। ठीक है। दूसरा आपने बताया, देवेंद्र ने बताया, छोटे छोटे समूहों को भी अलग से टारगेट किया है संघ ने। दूसरी चीज जो भाजपा संघ में अंतर है, भाजपा रैलियां बड़ी कर सकती है, कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकती है, मुद्दे प्रचार ये सब करती है। संघ की खूबी क्या है? संघ तो प्रचार करने, उस तरह से रैलियां करने के लिए जाता नहीं कोई संघ का पदाधिकारी। उनकी सबसे बड़ी ताकत जो भाजपा के काम आती है वो है वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना, जो लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, जो उन्होंने नहीं किया था। बहुत से कारण थे उसके, कम्युनिकेशन गैप और Whatever. उपेक्षित महसूस करना, बहुत से कारण संघ थे। एक्टिव नहीं था लोकसभा नहीं चुनाव था। में। Okay. इस बार है महाराष्ट्र से ही, नागपुर से संघ की शुरुआत हुई है और अगले साल संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ना हो, यह संघ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार बननी तो क्या चाहिए। करते थे इस बार, क्या किया जैसे संघ ने, और क्या डोर टू डोर, घर घर गए? घर घर गए, कोऑर्डिनेशन, 15 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की ऐसी बैठकें, 60,000 बैठकें की हैं संघ ने, समझाने की कोशिश कि वोट न देने से और उदासीन रहने से के नुकसान क्या है और वोट क्यों देना चाहिए और किसे देना चाहिए, और किसे हम कह रहे हैं तो क्यों उसको देना चाहिए, यह समझाने की कोशिश। ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं कि बीजेपी का मतदाता अचानक से कम हो गया, उदासीन हो गया, घर बैठ गया, उसने खिलाफ जाके वोट नहीं दे दिया। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि मुसलमानों के ध्रुवीकरण की बात, वो लोकसभा चुनाव में जो हो चुका वो अब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है भाई। 90-95% से ज्यादा वोटिंग क्या होगी? नहीं, वो तो अब ये मान के चल रहे होंगे कि उसी हद तक वोटिंग मुसलमान हमारे खिलाफ होगा। करेगा। उसके जवाब में इधर कंसोलिडेशन हुआ कि नहीं हुआ? इधर जो विभाजन था वो निश्चित रूप से कम हुआ है। अब कितना कंसोलिडेशन हुआ है ये अभी बता पाना मुश्किल है, वो तो वोट की गिनती होगी तभी पता चलेगा। लेकिन लोगों में इस बात का एहसास है, खास तौर से जो ये वोट जिहाद का मुद्दा उठाया और उदाहरण दिया धुले का। देखिए, जब आप एक एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं तो उसका असर होता है कि आप इतनी विधानसभा क्षेत्रों में जीते और एक में हारे और लोकसभा की सीट हार गए, सिर्फ इसलिए कि वो एक थे, आप बंटे हुए थे। अब उसका असर मुझे लगता है हरियाणा में शुरुआत हुई थी उसके असर की, और झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह ये जो फोकस्ड कैंपेन था बीजेपी का, बहुत कम समय ऐसा होता है, चुनाव होते हैं ऐसे जब किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही फोकस और बहुत ही इंटेंस जो है उसका कैंपेन हो। तो आपकी मशीनरी एकजुट है, संघ आपके साथ आ गया, छोटे छोटे समूहों को भी आपने टारगेट किया, वोटर को घर से निकालने की जितनी कवायद की सर ने बताया कि लेकर के जाना है, वोट कराना है, बताया उन्होंने। विकलांग, अगर कोई विकलांग दिव्यांग भी है तो वो आमतौर पर नहीं वोट करता, उसको भी लेकर के जाओ। हर लिहाज से महायुति या बीजेपी इज शुड बी इन अ बेटर प्लेस देन लोकसभा। निश्चित रूप से इसमें तो इतना तो क्या सेफ है ना कहना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और लोकसभा चुनाव के बाद कई सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे ये चुनाव सिर्फ इसका नहीं होगा सौरभ कि बटेंगे तो कटेंगे या मुस्लिम पोलराइजेशन, जैसे विदर्भ की ही बात कर रहे हैं तो वहाँ तो हार्डकोर फॉरवर्ड इशू है, फॉरवर्ड स्टेट है। लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा भी होगा। आपने देखा होगा कि विदर्भ के चुनाव में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी नहीं, अक्रॉस द पार्टी आप उठा के देख लें तो सबसे ज़्यादा कार्यक्रम उन्होंने किए, पब्लिक रैली। जाहिर तौर पर लोगों के बीच में है, वो लोगों का मूड समझ रहे हैं, मैक्सिमम विदर्भ में ही किया था उन्होंने सीधे सीधे खारिज किया इस तरह के नारे को। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि ग्राउंड पे वो मूड नहीं है। ग्राउंड पे ये मूड है कि मूंगफली की जो योजना है, उसमें जो MSP है, उस पर हमें नुकसान हो रहा है, कपास पे हमें नुकसान हो रहा है, इसके लिए क्या किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर उसका अनाउंसमेंट भी किया था। फिर नासिक एरिया में प्याज को लेकर किया गया था। तो उन एरियाज़ में फार्मर डिस्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ किया गया। और उसमें जैसे भावांतर योजना जैसी जो योजना थी कि ठीक है, जो गैप है उसको राज्य सरकार दे रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में कपास को लेके ही या सोयाबीन को लेके बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कर दिया गया। 4000 MSP दे रहे हैं, उन्होंने कहा 5000 जो कि मार्केट में है ही नहीं, मतलब संभव ही नहीं है वो, लेकिन अनाउंसमेंट वो कर दिया गया है। इधर क्योंकि आपने कुछ फायदा पहुंचाया, कोर्स करेक्शन किया, तो उम्मीद की जा रही है, बीजेपी को उम्मीद है कि जो नुकसान है वो लोकसभा चुनाव की तुलना में कम होगा। ठीक है, मैं जरा जल्दी से, प्याज का एक बड़ा मुद्दा था उस समय,
एक्सपोर्ट बैन था, बिल्कुल उसको हटा लिया, एक्सपोर्ट खोल दिया गया है। एक्सपोर्ट खोल दिया गया है। तो प्याज के किसानों में उस तरह का डिस्ट्रेस नहीं है जैसा लोकसभा चुनाव के साथ। अच्छा, आपने जब बात आप कर रहे थे कि एससी को टारगेट करने के लिए क्या किया है, किस तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है, ये मराठा वर्सेस ओबीसी, क्या इसमें ये सच है कि ये एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये थोड़ा टारगेटेडली ओबीसी के लिए है? अनिश्चित तौर पे वो मुस्लिम से ज़्यादा वो उस संदर्भ में ये था कि उधर अगर मराठा वोट कर रहा है और इतना एग्रेसिवली कर रहा है तो ओबीसी एकजुट हो जाओ और उसको रोकने के लिए आप वोटिंग करो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मराठा ने महाविकास आघाड़ी को बहुत एग्रेसिवली वोटिंग किया है। लोकसभा चुनाव में भी किया था और इस बार भी उनका एग्रेसिवनेस जारी रहा। इनका इस बार उनका फोकस मराठा से ज्यादा ओबीसी है। हाँ, बीजेपी का पूरा फोकस था ओबीसी को लेके और उसमें वो एक हद तक सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं अभी तक जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, मुंबई कोंकण का आपने बताया महायुति आगे रहनी चाहिए। हाँ। ठीक, सर सहमत है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ओबीसी जो है वो हमेशा से बीजेपी का कोर वोटर रहा है महाराष्ट्र में। मराठा वोट बीजेपी को नहीं मिलता रहा, मराठा लीडर भी नहीं है बीजेपी के पास। अभी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के आ जाने के बाद अशोक चौहान जो है दगे हुए कारतूस साबित हुए। वो अपनी सीट नहीं जिता पाए। अब उनकी बेटी लड़ रही है विधानसभा में, वो भी जीतेगी कि नहीं पता नहीं। और बीच चुनाव में अगर आप पार्टी का जो मुख्य कैंपेन का स्लोगन है उससे अपने को डिस्टेंस करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, आप भले ही उससे सहमत ना हो, बोलने की क्या जरूरत है? या तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, कहिए कि भाई ये पार्टी जिस तरह की बात कर रही है हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं तो ये आप एक तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जिस नारे को प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सरसंघ चालक जो है मोहन भागवत बोल रहे हैं, पार्टी बोल रही है, पार्टी उस पर अपना कैंपेन का गीत बनवा रही है, उसको आप डिसोन कर रहे हैं। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक सर, फाइनली एक बार महाराष्ट्र की एक फाइनल रीडिंग लेते हुए, मुंबई कोंकण वैसे भी शिवसेना बीजेपी को के लिए हमेशा से मुफीद माना जाता रहा, इस बार मान रहे हैं इस बार भी वही होने जा रहा है। विदर्भ का आपने बताया बीजेपी ने बहुत मैनेज करने की कोशिश की है, बहुत जोरदार डेंट बीजेपी को वहां लगा था। इस बार बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस की ही टक्कर है वहां पर, बीजेपी वहां मैनेज करने की परिस्थिति में है। नॉर्थ महाराष्ट्र बीजेपी लोकसभा में भी बेटर किया था, तो नॉर्थ महाराष्ट्र में उनको चिंता होगी नहीं। बचता है मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, बड़ा चंक है हालांकि यहाँ यहीं पर वो असली मराठा वर्सेस ओबीसी कॉन्टेस्ट होना है। हाँ, लेकिन विदर्भ भी वैसे ही समस्या है कि आप जो गैप था उसको आप भरपाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समस्या है, फार्मर डिस्ट्रेस इशू है। ठीक है। तो मराठावाड़ा और विदर्भ ये दोनों समस्या उधर है। अच्छा, सीट के हिसाब से अगर देखें तो इनके 3 आप मिला दें तो 144 इधर आ जाते हैं, वो मिला दें तो 144 उस पॉकेट में। अब इसमें फर्क ये पड़ता है कि जहां आप कमजोर हो वहां आप कितना अच्छा कर लेते हो। ठीक, बीजेपी आपने बोला मान के चल रही है कि हम 100 प्लस हैं तो हमको 145 मिल जाना चाहिए। सर आपका फाइनल रीडिंग महाराष्ट्र? निश्चित रूप से मुझे लगता है महायुति की सरकार बन रही है। निश्चित, अंडरलाइन एंड इटैलिक्स एंड बोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। जो वहां से फीडबैक आ रहा है, जो बदलाव हुआ है लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में, और सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जिस तरह का फोकस्ड कैंपेन रहा महायुति का, ठीक है, वो लोकसभा में नहीं दिखाई दिया, बिखरा हुआ दिखाई दिया, जो इस बार उल्टा है। इसमें देखें सिर्फ एक चीज की, अगर ये चुनाव बीजेपी हारती है तो आप समझ लीजिए कि हार गई, कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। जो कुछ भी किया जा सकता था, किया जाना चाहिए, वो सब किया गया है। जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता निराश, ये संघ नहीं था, वो सब कुछ इस बार ऑन टो है। ठीक है। सर की बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी, आप अपनी बात से कन्विंस कर पा रहे हैं, किसी को नहीं कर पा रहे हैं, इतने फोकस्ड कैंपेन नारों सबके साथ, तो उसका भी एक इम्तिहान है। आइए बढ़ते हैं, अब इसका आप टेक अवे आप ले लीजिए महाराष्ट्र का। उन्होंने निश्चित शब्द इस्तेमाल कर दिया प्रदीप जी ने, तो मेरे लिए तो डर है। इसको नहीं आएंगे फिर इसका। झारखंड की बात कर रहे थे विजय लक्ष्मी, झारखंड बताएंगे। कांग्रेस पार्टी झारखंड को लेकर वैसे तो एंटी इंकम्बेंसी पे चल रही है सरकार, लेकिन क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस पूरी वहां पर श्योर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्योंकि मैंने देखी तो मुझे लगता है वहां पर एनडीए को एज है। कोल्हान रीजन जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, जो स्वीप किया था पिछली बार जेएमएम ने, बीजेपी 0 थी। चंपई सोरेन वहां पर गए हैं, तो कम से कम 4 से 5 सीटें, जिसमें जमशेदपुर ईस्ट की सीट है जहां से रघुवर दास की बहु चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं जमशेदपुर वेस्ट भी फाइट में है। चंपई सोरेन की अपनी सीट सरायकेला, वो भी माना जा रहा है कि एनडीए के खाते में जा सकती है। पुटका एक सीट है।
मीरा मुंडा हैं और गीता कोड़ा हैं, ये दोनों जो हैं ये भी इसी उसमें हैं। तो कम से कम 4 से 5 सीटें कोल्हान रीजन में एनडीए को बढ़ रही हैं और इंडिया अलायंस को कम हो रही हैं। अब इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा जो आप कहें गेम चेंजर जिसको वो मान के चल रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे लड़की बहन योजना थी, यहाँ पर मैया सम्मान योजना है। संथाल रीजन जो कि पूरा एसटी सीट्स हैं, वहाँ पर 18 सीटें संथाल रीजन में आती हैं। वहाँ पर जेएमएम को लगता है कि वो अच्छा करेगी। तो पोलराइजेशन हुआ है मुस्लिम और स्केड्यूल ट्राइब का, जैसे पाकुड़ और साहिबगंज जो सीटें हैं जहां से इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जिन पर आरोप लगता है कि घुसपैठियों को इन्होंने यहां पर जो है शरण दी है, तो बीजेपी वो कहीं ना कहीं एक पेनिट्रेट जरूर हुआ है वो घुसपैठियों का इशू। उससे पोलराइजेशन एसटी और मुस्लिम्स का जरूर हुआ है, लेकिन काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ है। और एक चीज जो मैंने देखी कि जो मुस्लिम जो ये संथाल एरिया है, यहाँ पे नो डाउट मैया सम्मान योजना का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मुझे देखने को मिला, तमाम महिलाओं ने बोला। लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर है उसकी महिलाएं मुझे वहां बहुत ज्यादा उसकी तरफ होते हुए अपनी वोट चॉइस चेंज करती इसका हुई फायदा मिलते हुए भी वो दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं दिख बहुत रही है। ज्यादा नहीं दिखी, कुछ हद तक हुआ होगा। लेकिन अर्बन सीटों में, क्योंकि अर्बन एरियाज में बीजेपी का अच्छा वहां पर रीच है, लेकिन अर्बन एरियाज में वोटिंग बहुत कम हुई है। अब जैसे बन्ना गुप्ता की सीट है, वहां पर एक अर्बन सीट है, जमशेदपुर वेस्ट हेल्थ मिनिस्टर थे जेएमएम सोरेन की सरकार में, वहां पर बताया जा रहा है कि क्योंकि बनिए हैं वो खुद, तो उनका वोट उनको मिल गया है, लेकिन अर्बन वोट कम हुआ है तो उससे दूसरी तरफ को नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोल्हान में बीजेपी को एज है। और इसके अलावा कांग्रेस बहुत खराब कर रही है, और कांग्रेस जेएमएम अगर सरकार नहीं बना पाती है तो उसकी बड़ी वजह होगी कांग्रेस एक्टिव ही नहीं चुनाव में। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार नहीं किया, राहुल गांधी सिर्फ 3 बार गए। कांग्रेस का कोई सीएम जो है वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं था। क्या मन नहीं लग रहा झारखंड अच्छा नहीं लग रहा है? तो कांग्रेस ने बिल्कुल फोकस नहीं किया झारखंड पे, सारा जो फोकस था वो महाराष्ट्र पे कांग्रेस ने लगाया। राहुल गांधी या उनको लग रहा इससे होगा विजय, देखिए आपको सुनने वाले को शायद ये, और ये विजय नहीं कह रही है, ये तो आपने भी तमाम लोगों को और अखबारों में छपाया, क्योंकि कांग्रेस शायद खड़ी नहीं हो रही जेएमएम को लगता है, हमने ये सुना कि जेएमएम को लगता है, इससे तो ये सेंस मिलती है ना कि आपने गिव अप कर दिया है। नहीं, आपने कहा कि जेएमएम मुख्यमंत्री बनेगी तो जेएमएम मेहनत करे, और वो भी यही है कि हेमंत और भाई गजब बात है भाई, कांग्रेस को करने की सवारी पसंद भी आ गई है। जैसे जेएमएम 30 सीट पाई थी, कांग्रेस को 16 सीट मिली थी, और कांग्रेस चाहती मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। नहीं तो नहीं, मुख्यमंत्री आप बनेंगे तो तय है। नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेहनत हेमंत सोरेन ही करे। कांग्रेस का उतना जो होता है ना कि एग्रेसिवली आप लड़ते हुए दिखे, कहीं पर किसी रीजन में वो दिखा नहीं। जेएमएम कल्पना और हेमंत सोरेन ज्यादा आपको कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए मेहनत करते हुए नजर आएंगे, या जो पीछे का रिसोर्सेज होता है वो सब चीजें भी जेएमएम की तरफ से ही ग्राउंड। क्या मतलब निकालें सर इस बात से? नहीं, बड़ा सीधा सा है। कांग्रेस कभी अलायंस पॉलिटिक्स में कांग्रेस का विश्वास नहीं रहा। 2004 से पहले तो घोषित रूप से उनका ये सैद्धांतिक स्टैंड था कि कोalition की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। 2004 में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उससे सरकार बन रही थी, तब से कांग्रेस जो है कोalition की पॉलिटिक्स करने लगी। आप उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में देख लीजिए, कांग्रेस का कोई नेता अलायंस हारता हो तो हारे, अलायंस हारता है तो हारे, तो अलायंस से कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को। दूसरा, झारखंड में बीजेपी की जो पिछली बार हार हुई, वैसे तो हार जीत में बहुत से फैक्टर होते हैं, 2 बड़े फैक्टर थे, रघुवर दास के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और आजसू के साथ गठबंधन न होना। इस बार वो दोनों फैक्टर नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी पक्ष में है भाजपा के, तो ये तीसरा एक नया जो है आयाम जुड़ गया है। तो इसलिए बीजेपी की स्थिति पिछले चुनाव की तुलना में बहुत अच्छी है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी सौरभ, कि जेएमएम बेहतर करेगी। जेएमएम का जो पिछला परफॉर्मेंस है, जेएमएम के नेता मेहनत कर रहे हैं, उनकी मैया सम्मान योजना और उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। वो हारेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस सिंगल डिजिट में। अब आप नतीजा बता दीजिए ना झारखंड का। मुझे लगता है कि 40 से 42 के बीच में कुछ बीजेपी रहनी चाहिए, और 35 से 38 के बीच में कुछ क्लोज होगा, लेकिन बीजेपी बहुत क्लोज होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मुझे क्लोज नहीं लगता। क्लोज बीजेपी को और आजसू को मिला के जो है स्पष्ट बहुमत मिलेगा, आराम से 41 पार जितने चाहिए। हाँ, मतलब 50 के आसपास होंगे दोनों मिला के। हाँ, बीजेपी अपने दम पे अगर आएगी भी बहुमत, वही 42-44 तक जाए, 38 से 42 के बीच में।
और सहयोगी के साथ 47, 48, 50 इस तरह का फिगर। और ये इस वजह से नहीं कि इस चुनाव में ऐसा हो रहा है, झारखंड में आमतौर पर अगर आप देखें तो वोटों का जो बंटवारा है उसमें जो रिजल्ट आते हैं वो इसी प्रकार कंफर्टेबल मेजोरिटी एनडीए को होनी चाहिए, बीजेपी को होनी चाहिए। हाँ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ नहीं, लेकिन कंफर्टेबल होता है, मतलब अगर आप 55-60 अगर 41 चाहिए और आपके 45 लेकिन 40 आ रहे हैं तो ये कंफर्टेबल है छोटे राज्य के जब हिसाब से से। स्टेट नहीं, छोटे राज्य नहीं, जब से स्टेट बना झारखंड में ऑल्टरनेट सही करता रहता है है। और पॉलिटिकल सिटिंग स्टेबिलिटी सीएम्स को कभी नहीं हराता है। है। अभी बाकी 2 राज्यों में आई, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जैसे आज देखिएगा आप, जितने जब रिजल्ट आएगा तो 40-45 जो सिटिंग एमएलए होंगे ना वो आपको हारे हुए मिलेंगे। और सिटिंग सीएम को हमेशा झारखंड हराता है। ये अगर हार गए, क्योंकि बरहेट बड़ी सेफ सीट है जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो कोई लगता नहीं है कि कोई ऐसा मिराकल हो जाए कि वो हार जाए। पहली बार होगा कि कोई सिटिंग सीएम, वरना सीएम भी हारता है, सीएम हमेशा हारता है। सरकार भी रघुवर दास बदलती है और हारे, सीएम भी हारता है। बाबूलाल मरांडी हारे, मतलब अर्जुन मुंडा, तमाम लोग जो सीएम रहते हुए चुनाव लड़े, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑलवेज लूज। चलिए, तो हमारे पोल का आपको एक रिकैप दे देता हूं। महाराष्ट्र को लेकर के निश्चित महायुति सरकार बनाएगी, सब तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, ये प्रदीप जी का कहना है। देवेंद्र ने झारखंड में सर ने निश्चित बचा लिया है क्या? नहीं, अजय का कोई सवाल ही नहीं है कि बीजेपी की सरकार झारखंड ना में ज्यादा यूज कर लीजिए निश्चित। बने। रिपीट नहीं कर सकते शब्द। ये भी है कि महाराष्ट्र जब कर दिए तो आपने महाराष्ट्र का बताया, बीजेपी का अंदर खाने का सिस्टम बताया कि भाई 100 के आसपास और हम सरकार बना रहे हैं। विजय लक्ष्मी का मानना है महायुति को एज महाराष्ट्र पे, और झारखंड में भी एनडीए को एज है। अब जरा सा यूपी की बात कर ले। आज 2 बड़े राज्यों के वोटिंग हुई, लेकिन जितना हल्ला हंगामा यूपी के 9 सीटों के उपचुनाव में हुआ उतना नहीं हुआ कहीं भी। जगह जगह से खबरें हैं, यहाँ पुलिस वाले ने पत्थर मार दिया, यहाँ पुलिस वाले ने रोक दिया, और सब मुस्लिम इलाकों से ऐसी खबरें आ रही थी। आज सुबह से अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी पार्टी ट्वीट कर रही है इलेक्शन कमीशन को, यहाँ देखिए हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया। भाई 9 सीट का चुनाव ना हो गया, सर का जंजाल हो गया। सर क्या है? और एक आंकड़ा मैं दे दूं, मुझे भी ये देख करके हैरानी हुई थी थोड़ी सी कि कितनी मेहनत आप सोचिए इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने की है, और वो कितना गंभीरता से इसको ले रहे हैं। 9 सीटें हैं, इनमें से इन 9 सीटों पर 25 बार जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ, अलग अलग दौरे कर चुके हैं, और इस तैयारी में वो अगस्त से लगे हुए हैं। अगस्त के बाद हरियाणा का चुनाव हो गया, झारखंड का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, सब जगह वो स्टार प्रचारक, सब जगह उनकी दर्जनों रैलियां हुई हैं। इसके बीच में वो 25 बार गए इन सीटों के ऊपर। अखिलेश यादव सब जगह एक बार गए, उन्होंने इतना किया है। यही बता रहा है कि आप कोई किसको कितना सीरियसली ले रहा है। वो अखिलेश यादव की राजनीति की स्टाइल वही है, बदल नहीं सकता। लेकिन ये बाई इलेक्शन इसका नहीं है कि कौन कितनी सीटें जीत जाए, बीजेपी सब जीत जाए या सब हार जाए, उसकी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार के स्थायित्व पे कोई सवाल नाक पे असर पड़ेगा। नहीं, नाक से ज़्यादा बात यह है कि जो एज मिला है, और बहुत बड़ा एज मिला है समाजवादी पार्टी को, 37 सीटें और 6 कांग्रेस को मिल गई, कि वो एबरेशन था, ये साबित करना है बीजेपी को। वन ऑफ था वो, हाँ, हो गया। वन ऑफ था। ये जो है कंटिन्यू नहीं करने वाला है। वो हो गया तो हो गया, लेकिन अब जो है लोगों को समझ में आ गया है कि जो उन्होंने किया उसकी वजह से प्रदेश का नुकसान हो सकता है अगर इसको कंटिन्यू रखा 2027 तक। तो ये लड़ाई असल में ये बाई इलेक्शन की नहीं, 2027 की तैयारी का इलेक्शन है कि वहाँ किस तरह का जो है फॉर्मेशन होगा, किस तरह के मुद्दे होंगे, कौन कहाँ खड़ा होगा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दूरी दिखाई दी है, ये उस गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। एक तो कांग्रेस को सीट नहीं दी, सीट जो दे रहे थे कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस का कोई नेता प्रचार करने नहीं गया। आप दिन रात गठबंधन की बात करते हैं नेशनल लेवल पे, आप चाहते हैं कि वो गठबंधन जिता के आपको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन आप अपने साथी के लिए जहां आप नहीं लड़ रहे हैं तो आपका कुछ ऐसा स्टेक पर नहीं है कि आपका उम्मीदवार जीतेगा कि हारेगा। तब भी अगर आप केवल 2 या 3 रैली जो है अखिलेश यादव के साथ करते तो गठबंधन की एकता का एक तो संदेश। झारखंड में नहीं की उन्होंने, जहां पर सरकार बचा दी थी। यहाँ तो बाई इलेक्शन है। यूपी राहुल गांधी, पूरे गांधी परिवार के लिए ज्यादा बड़ा स्टेक है झारखंड से। अगर कांग्रेस का रिवाइवल होना है उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए पूरे परिवार को लगना पड़ेगा, और अगर गठबंधन किया है तो गठबंधन के साथी के लिए काम करना। आप क्या मानते हैं जो 2024 में हुआ, सपा को 37 सीटें, कांग्रेस को 6, वन ऑफ था, एबरेशन था, अनहोनी थी, एक बार की हो गई, या वाकई कुछ? उसके बहुत से फैक्टर थे और मुझे नहीं लगता कि ये कोई परमानेंट ट्रेंड है। ओके। क्योंकि जिस तरह का बीजेपी का जनाधार है वहाँ,
और मैं जनाधार की बात कर रहा हूं तो जो सोशल इक्वेशन बनाया है बीजेपी ने 2014 से, उसमें थोड़ी देर के लिए 2024 में ज़रूर थोड़ी सी थी, खलबली थी, नाराज़गी थी, कुछ निराशा थी, बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा, बहुत से कारण थे उसकी वजह से उनको फायदा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने जा रही है। जो 25-30 साल की राजनीति थी, दो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में मुकाबला होता था, वो बदल गया, वो बदलने वाला नहीं। लेकिन इसमें तो 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की है। हाँ, 10 में 5 से समाजवादी पार्टी की, 3 बीजेपी की, 2 उसके सहयोगी दलों की है। बीजेपी मुश्किल बैटल लड़ रही है ना इस बार उपचुनाव में, तो आपको लगता है बीजेपी मेजोरिटी सीटें ला सकती है? बीजेपी जितनी थी उसकी सीटें उससे बेहतर होगी। 3+। अब वो आंकड़ा क्या होगा ये अब नहीं बता सकते। वो 3 बचाएगी, वो 3 बचाएगी और 1 गेन करेगी, 2 करेगी कि 3 करेगी पता नहीं, लेकिन गेन करेगी। ठीक है देवेंद्र जी। मिनिमम 3 और एलाइज के साथ मैक्सिमम 6, मतलब एलाइज के साथ 5 था, लेकिन अब इस बार ऐसा लग रहा है कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 6, एलाइज के साथ वो 6 मैक्सिमम होगा। और छठा अगर आया तो वो एक अनहोनी होगी। 5 और 4 आया कि 5 एनडीए 4 सपा, तो एक नॉर्मल सा सिचुएशन लगेगा। अगर इससे कम आता है तो फिर नैरेटिव के हिसाब से बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। नहीं बट लेकिन क्या मान रही है बीजेपी, क्योंकि उपचुनाव तो लोग कहते हैं सरकार मैनेज कर लेती है। 5 तक मान गवर्नमेंट के का चल रहे हैं कि इलेक्शन 5 होता तक तो रहेगा, कि 5 हम रहेंगे, 4 वो रहेंगे। यही मोटा मोटी फीडबैक इधर भी है। तो राहुल जी तो गए नहीं, तो फीडबैक कैसे मिला? नहीं तो बातचीत तो होती है ना उनकी पार्टी से। मजाक कर रहा हूँ। क्यों नहीं लेकिन गए? अब आप भी नहीं गए महाराष्ट्र, आप भी नहीं गए झारखंड, फीडबैक है ना आपके पास? तो ऐसे राहुल गांधी जी के पास दिल से अपनी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन राहुल जी ने रखा है ना सौरभ, यूपी में अखिलेश को, बिहार में तेजस्वी यादव को, झारखंड में हेमंत सोरेन सब जी को, allies हैं सबको तो उनके। उन्होंने रखा ही है तो काम करने के लिए, तो इसमें काम क्या करते हैं, बात उनके है? सहयोगी हैं सब। नहीं तो उनको वहाँ क्या है असेसमेंट यही उपचुनाव है का? कि 4 के करीब सीट ले आएंगे। समाजवादी पार्टी अच्छी फुटिंग पर है ऐसा उनको लगता है। तो सर ओवरऑल मतलब इस 23 तारीख का जो शाम की हेडलाइन बनने वाली है, क्या होने वाली है? मैं नैरेटिव के हिसाब से पूछ रहा हूँ, एक माहौल के हिसाब से पूछ रहा हूँ। वो नैरेटिव जो बनेगा वो हरियाणा की कंटिन्यूटी, हरियाणा में जो हुआ वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो ये जो बाई इलेक्शन है और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनका जो नतीजा आएगा। और इसका देश की राजनीति पर असर, जब सब कह रहे हैं बैसाखी वाली सरकार है मोदी जी की, अब वो तो जिस दिन बनी उससे पहले से कह रहे हैं बैसाखी वाली सरकार है, नहीं चलेगी, 5 साल नहीं चलेगी, और उनके एलाइज तो हमारे साथ आने को तैयार हैं। उन्होंने जो है प्रस्ताव भी दे दिया चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों को कि आ जाइए तो प्रधानमंत्री बना दें, सब करके देख लिया। ये अलायंस पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। एनडीए का जितना भी अलायंस जब से एनडीए बना है 98 से, सबसे मजबूत है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, बीजेपी के कई नेता उस तरह से नहीं खड़े होंगे। अच्छा, और ये खड़े रहेंगे? और ये खड़े, ऐसा है कि दोनों अपने राजनीतिक करियर के जिस मोड़ पर हैं वहाँ उनको लिगेसी बनानी है, अपनी लिगेसी छोड़कर जाना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। उसके लिए उनको केंद्र सरकार की मदद की बहुत ज़रूरत है, साथ की बहुत ज़रूरत है। और मोदी से ज़्यादा रिलायबल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर जो है, उनको मिल नहीं सकता है। उनको मालूम है कि मोदी के होने का क्या मतलब है और मोदी के आश्वासन का क्या मतलब है, और मोदी कितना आउट ऑफ द वे जाकर मदद कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए उनको फायदा ही फायदा दिख रहा है इस अलायंस में। प्रदीप जी ने जैसे कहा 23 तारीख को ऐसा उनको लगता है कि हरियाणा के ट्रेंड की कंटिन्यूटी देखने को आपको मिल सकती है। सर वो डिस्क्लेमर लगाना तो भी लगा दे बस। देखिए एग्जिट पोल होता ना, तो मैं खुद ही कहता अनुमान है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मुझे भी थोड़ा भरोसा हो जाता है। ठीक है, तो अब बाकी फिर 23 तारीख को मिलते हैं। जनता तय करेगी। जनता तय कर देगी।